नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अब बुढ़ापा लाचार नहीं। सुशीला जी आज बहुत थकी थकी सी लग रही थी। आज सुबह का किचन का सभी काम निपटाकर वह अपने कमरे में जाकर आराम कर रही थी। आज सुशीला जी को अपनी सेहत को लेकर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। सुशीला जी अपने बेड पर ही लेटी हुई थी। सामने अपने पति की तस्वीर को देखकर पता नहीं क्या सोच रही थी। उनके मन में अपने पति को लेकर कुछ यादें चल रही थी। अपने पति की तस्वीर को देखकर सोचने लगी, आज पूरे 6 साल हो गए हैं आपको गए हुए, और जैसे कल का ही दिन लगता है जब हम सभी लोग आपस में एक साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। सोचकर ही उनकी आंखों में पानी आ जाता है और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। अच्छे खासे तो बैठे थे, अचानक से कहने लग गए, पता नहीं क्यों मेरा दम घुटता ही जा रहा है, मुझे अस्पताल लेकर चलो। गाड़ी में ले जाते वक्त भी मेरा हाथ बहुत जोरों से कसकर पकड़ा हुआ था। उन्हें पहले ही यह महसूस हो गया था कि अब उनका आखिरी समय है और हम दोनों का भी अभी यह होने ही वाला है। और आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनके हाथ की पकड़ मेरे हाथों से ढीली पड़ गई थी और वह अभी उनके हाथ को कसकर पकड़े हुए थे और उनकी सांस भी रुक गई थी। अचानक से दिल का दौरा पड़ने के कारण मुझे छोड़कर इस अभागन दुनिया में चले गए। सुशीला जी के हृदय की वेदना उनके आंसू बनकर उनकी आंखों से बहती जा रही थी, आंसुओं के जरिए बाहर आ रही थी। वह लगातार उनकी तस्वीर को निहारते ही जा रही थी। वह उन सभी यादों में खोई हुई थी कि तभी उनका बेटा रिसु भी वहां आ गया और उसके आने की आवाज को सुनकर वह अपने वर्तमान में आ गई। तभी उनका बेटा एक लंबी सी सांस लेते हुए बोला, माँ आज मुझे बहुत थकावट लग रही है, और अपनी माँ से कहने लगा, आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और मैं इसलिए भी ज़्यादा थक जाता हूँ कि मेरा ऑफिस बहुत ही ज़्यादा दूर है और ऑफिस जाने में ही मुझे 3 घंटे लग जाते हैं, जिससे मेरा इतना समय बर्बाद हो जाता है। ऐसा कहकर फिर थोड़ी देर के लिए रुकता है और फिर थोड़ी देर रुकने के बाद रिसु अपनी माँ से कहता है, वह क्या है ना माँ, मैं यह सोच रहा था कि क्यों ना ऑफिस के पास ही एक घर को ले लेता हूँ। अपने बेटे की बात को सुनकर सुशीला जी मुस्कुराने लगी। अरे हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, तुम वैसा ही करो, मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। कुछ सोचकर रिसु कहने लगा, माँ मैं अपने ऑफिस के काम से ही एक घर देखा है, लेकिन क्या बेटा, क्या कोई परेशानी वाली बात है? सुशीला जी ने पूछा तो रिसु के चेहरे पर एक उदासी का भाव लिए हुए बोला, हाँ माँ परेशानी वाली बात तो है, मुझे 12 लाख रुपए की जरूरत है। 12 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। अब सोच रहा हूँ इतना पैसा कहाँ से ले आऊं। यह सभी बातें चल ही रही थी कि तभी रिसु की पत्नी बाहर आई और कहने लगी, अरे इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है, माँ जी ने अपने अकाउंट में इतने पैसे तो रखे ही हैं कि जो आप अपना घर ले सको, उन पैसों से ही तुम अपना काम कर लेना। आपकी अपनी बहू की बातों को सुनकर सुशीला जी कहने लगी, हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, मैं तुम्हें वह पैसे दे दूंगी, और इसलिए ही तो वह पैसे रखे थे ताकि जरूरत के समय काम आ सके। अपनी माँ की बातों को सुनकर रिसु और उसकी पत्नी रूबी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। थोड़े दिनों के बाद रिसु एक मिठाई का डब्बा लेकर अपने घर आया और अपने चेहरे पर खुशी लिए हुए अपनी माँ से बोला, माँ जी यह लो अपना मुंह मीठा करो। माँ जी जिस घर की मैं बात कर रहा था, मैंने वह घर खरीद लिया है, 2 महीने बाद ही हम वहाँ चले जाएंगे। इस पर सुशीला जी बहुत खुश हुई और बोली, ठीक है बेटा, सभी सामान लेकर तो जाना ही पड़ेगा, और फिर इस घर का क्या करना है, तुम एक काम करना, शिफ्ट करने से पहले अपने इस घर को भी बेचने के लिए निकाल दो। अपनी सासू माँ की बातों को सुनकर रूबी हैरान रह गई और एकदम से बोली, बेचना क्यों है माँ जी, आप तो इसी घर में रहेंगी, तो फिर इस घर को बेचकर क्या करना है? अपनी बहू की बातों को सुनकर सुशीला जी हैरान रह गई। मैं यहाँ अकेली कैसे रहूँगी बेटा? इतना कहकर सुशीला जी ने अपने बेटे की तरफ देखा
उनकी आंखों में यह सब कहते हुए देखते हुए एक नमी सी आ गई थी। तभी उनका बेटा बोला, हाँ माँ, रूबी बिल्कुल सही कह रही है, आप तो इसी घर में रहेंगी ना। असल में बात यह है कि वह घर बहुत ही महंगा है और वहाँ सभी घर बहुत ही महंगे महंगे थे, इसलिए मैंने केवल 2 कमरों का ही घर खरीदा है। एक कमरे में तो हम रहेंगे और दूसरे कमरे में आने जाने वाले लोगों के लिए रखा है, तो वहाँ तो आपके रहने का इंतजाम बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और फिर आपको तो इतने बड़े खुले घर में रहने की आदत है, आपके छोटे घर में रहने की आदत भी नहीं है। यहाँ पर आप अकेली आराम से रहना, और आप वहाँ उस नए माहौल में जाकर करेंगी भी क्या? आपका वहाँ पर बिल्कुल भी मन ही नहीं लगेगा। इसलिए हमने तो यही सोचा था कि माँ यहीं रह लेगी हमारे इस घर में, और हम दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे, और आप कभी कभी जब भी आपका मन करे हमसे मिलने के लिए आ जाना। अपने बेटे की बातों को सुनकर सुशीला चुप रह गई। अपने पति की बातों को सुनकर रूबी और भी अधिक उत्साहित हो गई थी, लेकिन सुशीला जी के पास तो कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं थे। उसके बाद वह कुछ कहने के लायक ही नहीं थी। थोड़ी ही देर बाद अपने बेटे को एकाएक देखती ही जा रही थी। फिर किसी तरह उन्होंने अपने आंसुओं को अपने मन के किसी कोने में छुपा दिया था, और फिर एक झूठी मुस्कान के साथ अपने आप को सहज दिखाई देने लगी, जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। नाटक करती हुई सामान्य सी हो गई, लेकिन वह रह रहकर उसके मन में एक तूफान सा चल रहा था। सुशीला जी के बेटे रिशु की शादी को अभी 8 महीने ही हुए थे। अभी उनका अच्छी तरह से जीवन चलना शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं सुशीला जी को ऐसा लगने लगा था कि उनकी बहू रूबी उनसे अलग रहना चाहती थी। अब सामने तो नहीं कहती थी, लेकिन उसकी बातों से ऐसा लगता था कि वह हमारे साथ रहना नहीं चाहती। और रिशु के हाव भाव और अपने बेटे की बातों से सुशीला अब समझ गई थी कि वे दोनों अलग रहना चाहते थे। जबकि उन्होंने हमेशा रूबी को अपनी बेटी की तरह ही प्यार किया था। वह उसकी गलतियों पर भी उसे कभी टोका नहीं करती थी, उसकी मनपसंद खाना भी बनाती थी और उसे अपनी बेटी की तरह पूरा प्यार देती थी। 2 महीने के अंदर ही रिशु और रूबी अपना सारा सामान लेकर अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। सुशीला जी को कोई भी परेशानी नहीं थी उनके नए घर में जाने से। उसे पैसों की भी कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसके पति एक अच्छी सरकारी नौकरी पर थे हर महीने, जिससे उसे पेंशन भी मिला करती थी, जो एक अच्छी खासी रकम थी। सुशीला जी का घर भी बहुत बड़ा था। उन्होंने ऊपर के 4 कमरे किराए पर भी चढ़ा रखे थे। सारे पैसे को मिलाकर सुशीला जी का गुजारा बहुत ही अच्छे से चल सकता था, लेकिन अपनी बहू के जाने के बाद अब अकेली हो गई थी। अब उनका उस घर में मन नहीं लग रहा था। बेटे बहू के जाने के बाद उनका अकेलापन अब उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वैसे तो सुशीला जी बहुत ही हिम्मत वाली थी, काफी शांत स्वभाव की थी, लेकिन फिर भी अंदर से टूट गई थी। इतने बड़े घर में वह अकेली कैसे रहेंगी, यही सोच रही थी। सुशीला जी बहुत ही शांत स्वभाव की महिला थी। यहाँ पर घर बनाए हुए उन्हें लगभग 20 साल हो चुके थे। अब तो उनकी अच्छी खासी जान पहचान भी हो गई थी, लेकिन वह अभी तक इस बात को सोच रही थी कि सहन नहीं कर पाई थी कि उनका बेटा और बहू क्या इतने स्वार्थी हो चुके हैं, उनकी अपनी माँ को छोड़कर दूसरे घर में चले गए हैं। बेटा बहू के छोड़कर जाने के कारण सुशीला जी अब अंदर तक टूट चुकी थी। एक दिन जब उनकी किराएदार उन्हें किराया देने के लिए आई तो सुशीला जी को आवाज लगाने लगी, तो उसने देखा कि सुशीला जी का दरवाजा तो खुला हुआ था। दरवाजा खुला देखकर पिंकी अंदर ही चली गई और अंदर जाकर देखा तो सुशीला जी बिल्कुल निढाल सी पड़ी हुई थी। उनका अकेलापन उनके चेहरे से साफ साफ झलक रहा था। उनके बाल भी सफ़ेद हो गए थे। हमेशा बन ठन कर रहने वाली आज सुशीला जी इस तरह से हाल बेहाल पड़ी हुई थी। उन्हें कोई सुध बुध ही नहीं थी। सुशीला जी को इस तरह से देखकर पिंकी कहने लगी, क्या हुआ आंटी, यह आपने कैसी हालत बना रखी है, आखिर आपको हो क्या गया है? तो सुशीला जी बोली, मैं तो बिल्कुल अकेली हो गई हूँ बेटा, इसलिए सजने संवरने का अब बिल्कुल भी मन ही नहीं करता है। अब तो यह हालत हो गई है कि खाना बनाने का भी मन नहीं करता और ना ही खाना खाने का। पिंकी बेटा, अब तो मुझे लगता है कि जैसे अब तो मैं बीमार होने वाली हूँ और बीमारियाँ मुझे घेरने वाली हैं।
पिंकी बहुत ही खुशमिजाज स्वभाव की थी और बहुत ही जिंदा दिल भी। 3 बेटों का पालन पोषण करने के लिए समय निकाल लेती थी। पिंकी जल्दी जल्दी से अपने घर गई और सुशीला जी के लिए खाना बनाकर ले आई। थोड़ी देर वहीं पर सुशीला जी के पास बैठी और उनका हालचाल पूछते हुए दोनों ने एक साथ ही खाना खाया। अब सुशीला जी को कुछ अच्छा महसूस हो रहा था। फिर सुशीला जी को देखकर पिंकी कहने लगी, अरे आंटी जी, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मैं आपको इस हालत में बिल्कुल भी नहीं देख सकती हूँ। आप बस एक काम करना, आप कल सुबह 7 बजे तक तैयार रहना। मैं रोज सुबह पार्क में घूमने जाती हूँ, कल आपको भी अपने साथ ले जाऊंगी। मैं अपनी स्कूटी से जाती हूँ, आपको भी अपने साथ ले जाया करूंगी और अब कोई बहाना नहीं चलेगा आपका। पिंकी ने इतने अपने मन से कहा तो सुशीला जी उसे मना ही नहीं कर पाई और उन्होंने उसके साथ पार्क में जाने के लिए हामी भी भर दी। पार्क में योगा क्लास भी चलती थी। अब तो हर रोज पिंकी सुशीला जी को अपने साथ लेकर योगा क्लास पर जाने लगी। पिंकी सुशीला जी को अपने ब्यूटी पार्लर पर भी ले जाना चाहती थी, लेकिन सुशीला जी ने वहां जाने से मना कर दिया और कहने लगी, अरे नहीं नहीं बेटा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे और मेरा बेटा बहू क्या कहेंगे, सभी नाते रिश्तेदार और समाज वाले क्या कहेंगे कि इस उम्र में सुशीला जी को अब ब्यूटी पार्लर में जाने का शौक चढ़ा है। तो उन्होंने ब्यूटी पार्लर जाने के लिए तो पिंकी को मना कर दिया। थोड़े समय के बाद सुशीला जी की बहू ने एक बेटी को जन्म दिया। रिसु कुछ दिन पहले ही अपनी माँ सुशीला जी को अपने घर लेकर आया। रूबी के मम्मी पापा तो दिल्ली में ही रहते थे, लेकिन सुशीला जी ने अपनी पोती की देखभाल बहुत ही अच्छी तरह से की। जब उनकी पोती 4 महीने की हो गई तो रिसु कहने लगा, माँ अब तो मेरी बेटी 4 महीने की हो गई है, अब तो रूबी और मैं हम दोनों मिलकर उसे संभाल सकते हैं, इसलिए आप अब अपने घर जा सकती हैं। मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। ऐसा कहकर उसने अपनी माँ की तरफ देखा तो सुशीला जी कहने लगी, ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा ही करो। सुशीला जी अपने घर जाने के लिए तैयार हो गई। उनका बेटा रिसु उन्हें उनके घर छोड़ने चला गया। जब सुशीला जी अपनी पोती को छोड़कर जा रही थी तो उनका दिल भारी हो रहा था। वे अपनी पोती के साथ एक जुड़ाव सा महसूस कर रही थी। अपने घर वापस आकर भी उन्हें अपनी पोती की किलकारियाँ याद आ रही थी और उसके कानों में उसके हंसने और रोने की आवाज़ गूंज रही थी। कभी कभी त्योहार होता या कोई अवसर होता तो उनका बेटा रिसु अपनी माँ सुशीला जी को अपने साथ अपने घर ले जाया करता था और वह भी खुश होकर चली जाती थी। इसी बहाने से वह अपनी पोती से भी मिल लिया करती थी। लेकिन उनके घर जाते ही वे दोनों किचन का सारा काम, खाने का काम उन्हीं के कंधों पर डाल देते थे और दोनों बाजार के लिए निकल जाते थे। उनके जाते ही उनकी खरीदारी शुरू हो जाती थी और जब सुशीला जी अपने बेटे के घर में रहती थी तो उनसे तरह तरह की फरमाइशें होती थी, खाने के लिए की जाती थी। अपनी बेटी को भी उसकी दादी के पास ही छोड़ जाया करते थे। पोती को संभालने के साथ साथ उन्हें घर का सारा काम भी करना होता था। इन सब के साथ साथ उनकी हालत खराब हो जाती थी, लेकिन सुशीला जी जैसे तैसे सारा काम कर लेती थी और जैसे ही काम खत्म हो जाता तब रिसु उनके घर छोड़ आता था। इस बार भी त्योहारों के समय रिसु हर बार की तरह अपनी माँ को अपने घर ले आया था। उनकी बहू रूबी उनसे तरह तरह के पकवान बनवाती थी। सारा दिन पकवान बनाकर किचन में खड़े खड़े सुशीला जी की हिम्मत भी जवाब दे जाती थी और उन्हें बुखार हो जाया करता था। अगर वह थोड़े समय के लिए लेट जाती थी तो उनकी बहू तभी आवाज़ लगाने लगती थी। अपने घर अपनी सासू माँ को आराम करते देख रूबी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अपनी सासू माँ को इस तरह बीमार पड़े देखकर रूबी ने तो रिसु को कह दिया कि माँ जी को उनके घर ही वापस छोड़ आओ, माँ जी अपने घर ही जाकर आराम कर लेंगी। सुशीला जी के कानों में अपनी बहू की ये सभी बातें पड़ी तो वह बहुत हैरान हुई। बुखार से तपती सुशीला जी के कानों में फिर आवाज आई, चलो माँ, यह बुखार की गोली ले लो और चलो, आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। रिसु यह शब्द अपनी माँ को बोल रहा था। सुशीला जी को अपने बेटे की यह बात सुनकर बहुत आश्चर्य हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके कानों में किसी ने गर्मा गर्म घी को डाल दिया हो। उनका मन पत्थर सा हो गया था और सुशीला जी सोचने लगी
कि मैंने कैसे बेटे को जन्म दिया है। मेरा एक ही बेटा है और त्योहारों के समय भी मुझे घर में अकेला छोड़ने के लिए जा रहा है, और वह भी तब जब मेरी यह हालत है और मुझे इतनी तेज बुखार है। जब तक मैं काम कर रही थी तब तक तो सभी को माँ की ज़रूरत थी। थोड़ी देर के लिए बीमार क्या पड़ी, अपने ही बेटे बहू को मैं बोझ लगने लगी। बहू ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। उन्हें सारे रिश्ते अब तो मोह माया के लगने लगे थे, और सुशीला जी सोचने लगी कि कब तक मैं अपने बेटे बहू के हाथों मूर्ख बनती रहूंगी। अगर उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है तो फिर मुझे भी यहाँ आखिर बुलाते रहने की क्या ज़रूरत है। क्यों बुलाते हैं मुझे यहाँ? जब काम होता है तो मेरा बेटा भी दौड़ा दौड़ा मुझे लेने के लिए पहुँच जाता है, और काम खत्म होते ही मुझे मेरे घर छोड़ देता है। आखिर मुझे बुलाते ही क्यों हैं? आंखों में आंसू लिए और भारी मन से जब सुशीला जी अपने घर पहुंची तो पिंकी घर के बाहर ही खड़ी थी और सुशीला जी को अपने सामने देखकर हैरान रह गई। यह क्या आंटी जी, आप तो अपने घर अपने बेटे के घर त्योहार मनाने के लिए गई थी। अभी तो त्योहार भी बाकी है, लेकिन आप वापस क्यों आ गई? पिंकी हैरानी से कहती है, आंटी जी आप यहाँ कैसे, और आपका बेटा बहू कहाँ है? सुशीला जी बड़ी मुश्किल से केवल इतना ही कह पाई कि कहाँ होंगे, दोनों अपने घर पर ही हैं। ऐसा कहते हुए सुशीला जी की नज़रों में एक पानी सा भरा हुआ था। उदासी के भाव से पिंकी यह समझ गई कि जरूर कोई परेशानी है। उसके बाद उसने कुछ नहीं पूछा और उनके पास त्योहारों की तैयारी करवाने आ गई। फिर कहने लगी, आंटी जी बताइए क्या क्या काम करना है, मैं आपके सभी काम कर देती हूँ। पिंकी ने उनके घर साफ सफाई और उनके घर में रोशनी भी कर दी और फिर कहने लगी, आंटी जी बताइए अब हम एक साथ आइए हम सभी पूजा करते हैं। पूजा करते हुए लक्ष्मी पूजन दोनों साथ साथ ही करने लगी। पूजा करने के बाद पिंकी थाली में खाना ले आई और सुशीला जी को जबरदस्ती खाना खिला दिया। इतना अपनापन और प्यार देखकर सुशीला जी की आंखों में आंसू आ गए। पिंकी ने उन्हें बहुत ही प्यार से खाना खिलाया था। यही प्यार और अपनापन वह अपने बेटे और बहू से भी चाहती थी। बेटे बहू के घर की कड़वी यादें सुशीला जी के मन को काफ़ी तकलीफ पहुंचा रही थी। उनकी कड़वी यादें उनके मन में काफ़ी दिनों तक बनी रही। कई दिन बीत गए, लेकिन ना तो रिशु का ही फ़ोन आया और ना ही बहू ने भी फ़ोन करने की कोई ज़रूरत महसूस की और ना ही अपनी माँ का हाल चाल जानने की कोशिश की। सुशीला जी ने अपने बेटे को फ़ोन किया और उससे मिलने की इच्छा जाहिर की तो रिशु ने कहा, माँ आज तो मैं बहुत ही बिजी हूँ, आज मुझे बहुत काम है, आज तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं आ पाएंगे, तो हम अगले दिन आ जाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह सुशीला जी सूरज की पहली किरण के साथ ही उठ गई थी और जल्दी जल्दी उठकर खुशी खुशी से बड़े जोश के साथ अपने बच्चों के लिए खाना बनाने में जुट गई। अपने बेटा और बहू और पोती से मिलने के लिए बहुत ही उत्साह के साथ सारे काम को जल्दी जल्दी से कर रही थी। उसने 3 घंटे में ही सारे पकवान बना लिए थे, लेकिन इंतजार करते करते सुबह से शाम हो गई। सुशीला जी का उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन वह नहीं आई। सुशीला जी मन ही मन सोच रही थी कि कल भी बच्चों ने आने का बहाना बना दिया था और आज भी वादा करके अभी तक नहीं आए हैं। उनकी उदासी अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर एक उम्मीद के साथ उन्होंने अपनी नज़र फ़ोन पर डाली और सोचने लगी थी, क्या पता बच्चों ने फ़ोन किया हो और मुझे पता ही ना चला हो। तो सुशीला जी ने उठकर फ़ोन को चेक किया, लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं आया था। क्या मेरे बच्चों के पास इतना भी समय नहीं था कि कम से कम एक फ़ोन ही कर ले? इतना भी समय नहीं है उनके पास कि अपनी माँ को याद ही कर लें। इस ख्याल से ही उनकी आंखें भर आई थी। कितनी अकेली हूँ मैं, भगवान ने मुझे कितना अकेला कर दिया है। यह कहते कहते सुशीला जी फूट फूट कर रोने लगी और रोती रोती सोफे पर बैठ गई। अब तो सुशीला जी चुप चुप सी रहने लगी थी। पिंकी उनकी उदासी का कारण अच्छी तरह से जानती थी। एक दिन पार्क में जाते हुए पिंकी ने सुशीला जी से कहा, आंटी जी हमेशा एक जैसा जीवन जीने से इंसान बोर हो जाता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको भी अपने जीवन में कुछ नया करने की सोचनी चाहिए, कुछ ऐसा कि जो आपको खुशी दे सके? पिंकी की बातों को सुनकर सुशीला जी बोली, अरे बेटा क्या मतलब है तुम्हारा? आंटी जी आप हमारे साथ किट्टी में शामिल क्यों नहीं हो जाती हैं? हर महीने में 2-3 बार
सभी औरतों की किट्टी पार्टी होती रहती है। उसमें सभी मिलकर खूब मौज मस्ती करते हैं, खूब धमाल भी करते हैं और खूब सारे गपशप भी मारते हैं। आज शाम के लिए भी हमने एक किट्टी पार्टी का प्लान बनाया है। अरे नहीं नहीं बेटा, अब अगर मैं कुछ ऐसा करूँगी तो लोग क्या कहेंगे, बूढ़ी इस उम्र में क्या कुछ करने चली है, इसे तो अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं है जो इस उम्र में किट्टी पार्टी में जा रही है। ऐसा कहते हुए सुशीला जी ने पिंकी की बात को टाल दिया। फिर पिंकी बोली, अरे नहीं नहीं आंटी जी, यह सोचकर आप अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दीजिए ना, आप तो अपनी ज़िंदगी का आनंद उठाइए। लोगों की वजह से अपनी ज़िंदगी क्यों खराब करती हो। आप तो बस वही कीजिए जिस काम को करने का आपका मन करे। जब सुशीला जी घर लौटी तो वे सोचने लगी थी कि पिंकी ने जो कहा था उसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। सोचते सोचते आईने के सामने बैठ गई और अपने आप को आईने में देखने लगी। अपने आप को आईने में देखकर कहने लगी, मैंने अपनी क्या हालत बना ली है, मैं तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। अचानक से उनके मन में एक ख्याल आया और चेहरे पर एक मुस्कान भी आ गई। उन्होंने अपने पर्स को उठाया और बाहर चली गई। लगभग 3 घंटे के बाद पूरे हाथ आत्म और विश्वास के साथ चेहरे पर एक मुस्कान लिए घर लौटी तो पिंकी फोन पर किसी से बात कर रही थी। सुशीला जी ने पिंकी से कहा कि बेटी, मैं भी किट्टी पार्टी ज्वाइन करना चाहती हूँ, मुझे भी अपने साथ किट्टी पार्टी में ले चलना। जब सुशीला जी ने पिंकी के पास पहुंची तो सुशीला जी को देखकर पिंकी हैरान रह गई। पिंकी की हैरानी का ठिकाना नहीं था। सुशीला जी ने अपने बालों में कलर भी करवा लिया था और हमेशा की तरह एक सिंपल सी साड़ी में रहने वाली सुशीला जी आज एक बहुत ही बढ़िया सिल्क की साड़ी पहने हुए थी और उस साड़ी में वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। उन्हें देखते ही पिंकी कहने लगी, अरे आंटी जी, आप तो कमाल लग रही हो, कितनी सुंदर लग रही हो आप। अब हुई ना जिंदा दिलों वाली बात। पिंकी की बात को सुनकर सुशीला जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। पिंकी के साथ सुशीला जी ने भी किट्टी ज्वाइन कर ली थी। वैसे तो सुशीला जी अपनी सोसाइटी की सभी औरतों को पहले से ही अच्छी तरह से जानती थी, तो वह तुम सभी के साथ उनकी अच्छी बोलचाल भी थी, लेकिन अपने लिए अलग से समय निकालकर सबके साथ मिलना जुलना सुशीला जी को सुहाना लगने लगा था। कुछ ही समय में सुशीला जी अपनी पार्टी की रौनक बन गई थी। उनके साथ ही वह अपना भी पूरा ध्यान रखने लगी थी। हम भी खुश रहने लगी थी। सुशीला भी सही मायने में अब अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर दिया था। नया साल आने वाला था और नए साल के सेलिब्रेशन के लिए सभी लोग तैयारी कर रहे थे। उधर रिशु और रूबी आपस में बातें कर रहे थे। रूबी अपने पति से कहती है, अच्छा सुनिए तो, आपने नए साल पर घर में पार्टी तो रख ली है, अपने ऑफिस के सभी लोगों को भी, यहाँ तक कि अपने बॉस को भी पार्टी में बुलाने का इनविटेशन भी दे दिया है। लगभग 20 से 25 लोग तो हो ही जाएंगे, लेकिन मैं बता देती हूँ, मुझे इन सब लोगों का खाना नहीं बन पाएगा। तभी रिशु कहता है, अरे रूबी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हर बार की तरह इस बार भी मैं माँ को लेकर आ जाऊंगा, सारे खाने को बना देंगी, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ के बने हुए खाने की तो बात ही कुछ और होती है। माँ इतना अच्छा खाना बनाती है, ऐसा खाना तो बड़े बड़े होटलों में भी शेफ भी नहीं बना पाते। इतना लजीज खाना बनाती है माँ, इसलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। आज जब सुशीला जी अपनी किट्टी पार्टी के लिए तैयार हो रही थी तो उनके बेटे रिशु का फ़ोन आया और अपनी माँ से कहने लगा, माँ क्यों ना इस बार नए साल के सेलिब्रेशन के लिए आप हमारे घर आ जाइए, हम सभी साथ मिलकर नए साल की खुशियाँ मनाएंगे। मैं आपको लेने के लिए 2 दिन पहले ही आ जाऊँगा, आप तैयार रहना। आप अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए हमारे घर आने के लिए। त्योहार के आने के बाद से रिशु ने अपनी माँ को न्यू ईयर पर फ़ोन किया था। इस बीच में उसने अपनी माँ को कभी भी फ़ोन नहीं किया था। सुशीला जी को यह सुनकर हैरानी हो रही थी कि इतने दिनों में उनके बेटा और बहू की आवाज़ आज उन्हें सुनने को मिली है। इस बीच में उन्होंने उनसे कभी संपर्क ही नहीं किया था। तभी उनकी बहू रूबी की आवाज़ आई, माँ जी नमस्ते, आप कैसी हो और आपकी तबीयत तो ठीक है ना। तो सुशीला जी कहने लगी, हाँ ठीक हूँ बेटी,
तुम बताओ तुम सब लोग कैसे हो और मेरी पोती कैसी है? हम सभी यहाँ पर ठीक हैं। फिर भी वह कहने लगी, तुम अच्छा हो, बताओ ना, आप आ रही हो ना माँ इस नए साल पर हमारे घर में, हमारी पार्टी में, जो पार्टी हमने रखी है उसमें शामिल होने के लिए? तो सुशीला जी कहने लगी, नहीं बेटा, मैं नहीं आ पाऊंगी। इस नए साल पर हमारी सोसाइटी में ही हमने कुछ प्रोग्राम बना कर रखा है। तुम अपना नया साल बहुत ही अच्छे तरीके से मनाना और अच्छे से सेलिब्रेट करना। और इतना कहकर सुशीला जी ने फोन रख दिया। अपनी माँ से स्पष्ट शब्दों में इस तरह का जवाब सुनकर रूबी और रिशु हैरान हो गए थे। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करें। बेटे और बहू के मुंह से मीठे शब्द सुनकर सुशीला जी पहले ही समझ गई थी कि जरूर उनके बच्चों ने उन्हें कुछ काम से बुलाया होगा, तभी तो आज उन्होंने फ़ोन किया है। और आज इतने दिनों के बाद उन्हें अपनी इस माँ की याद आई है। उनके बच्चों को उनकी याद इतने दिनों से क्यों नहीं आई थी? हर बार की तरह उनका इस बार भी नए साल की पार्टी का प्रोग्राम होगा, इसलिए उन्हें अपने घर में खाना बनाने के लिए नौकरानी की आवश्यकता महसूस हुई होगी। हैरान होकर सोचने लगी, अपने ही मन के साथ अपनी ही माँ के साथ इतनी चालाकी और होशियारी कैसे कर सकते हैं? कैसे मेरे बच्चे इतने निर्मोही हो गए हैं कि किसी ने एक बार भी यह नहीं पूछा कि माँ तुम्हारी तबीयत कैसी रहती है, मैं अकेले कैसी रहती हूँ। उन्हें तो सिर्फ अपने प्रोग्राम से मतलब था, अपने घर की पार्टी से ही बस मतलब था। उन्हें अपनी माँ से वरना कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं बहू को भी वैसे कैसे कह सकती हूँ, दोष दे सकती हूँ, जब मेरा बेटा ही इतना स्वार्थी हो गया है। यह सोचते सोचते सुशीला जी ने एक फैसला ले लिया और कहने लगी, बस और नहीं, अब बहुत हो गया है। अब मैं अपने बेटे बहू के हाथों की कठपुतली बिल्कुल भी नहीं बनूंगी। पिछली बार उनके घर में काम करते करते मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मैं बुखार से तप रही थी, लेकिन बीमार माँ को भी बेटा मेरे ही घर छोड़कर चला गया था। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि ऐसी हालत में माँ अपने घर में अपना ध्यान कैसे रखेगी, और मुझे जाकर मेरे ही घर में पटक दिया। और तो और दोनों में से फ़ोन तक ना किया गया दोनों से, और मेरा हाल चाल जानने के लिए एक बार भी नहीं सोचा। थोड़ी ही देर के बाद सब कुछ भूलकर सुशीला जी अपनी किट्टी पार्टी के लिए चली गई। अगली किट्टी नए साल पर मनाने का प्रोग्राम बनाया गया था, लेकिन समस्या यह थी कि नए साल की पार्टी के लिए उन्हें एक बड़ी सी जगह की ज़रूरत थी, और उस समय शहर का कोई भी होटल या रेस्टोरेंट खाली नहीं था। फिर पिंकी ने कहा, आंटी आपका क्या प्रोग्राम है नए साल की पार्टी पर, हमारे साथ रहने का या फिर अपने बेटा बहू के साथ? यह सुनकर सुशीला जी ने एक गहरी सांस ली और फिर एक सोच में डूब गई। फिर गहरी सोच में डूबी हुई सुशीला जी ने एक फैसला लिया कि इस बार की पार्टी में अपने ही घर में करूंगी। और वह अचानक से खड़ी हुई और ऐलान कर दिया कि इस बार तुम सभी लोग मेरे ही घर पर नए साल की पार्टी रख सकती हो। मेरा घर पूरी तरह से खाली है, इसी बहाने मेरे घर पर भी कुछ रौनक हो जाएगी। सुशीला जी की यह बातें सुनकर सभी लोग चौंक गए। आपके घर? हाँ हाँ, मेरे घर पर। तो इसमें हैरानी की क्या बात है? सुशीला जी दिल खोलकर हंसी तो पिंकी कहने लगी, वाह आंटी जी, क्या बात है, क्या आइडिया दिया है आपने, हमने तो यह सोचा भी नहीं था। अच्छा, तो इसका मतलब आप इस बार अपने बेटा बहू के घर नहीं जा रही हैं? तो सुशीला जी ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, इस बार मैं कुछ अलग ही करने की सोच रही हूँ। नए साल की शुरुआत मैं अपने इस घर से करूँगी, और वह भी एक शानदार सी पार्टी के साथ। खाना हम बाहर से ऑर्डर करके मंगा लेंगे, तुम सभी लोग अपने परिवार के साथ पहुंच जाना। अच्छा, डिनर करेंगे, गाना बजाना भी होगा और अच्छे अच्छे गेम्स भी होंगे। तो बस फिर और क्या चाहिए? और वैसे भी हम सब एक साथ होंगे तो मज़ा तो आएगा ही ना। सुशीला जी की बातें सुनकर पिंकी ने कहा, बिल्कुल सही कह रही हो आंटी जी। और पिंकी ने आंटी जी को गले से लगा लिया। क्या बात है आंटी जी, आपने तो सारी समस्या ही खत्म कर दी। इतने में किट्टी की दूसरी महिलाएं भी कहने लगी, आंटी जी आप अपने ऊपर ज़्यादा बोझ मत डालना, बाहर से खाना मंगाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो सुशीला जी कहने लगी, अरे नहीं नहीं, नया साल ही क्यों,
जब भी कोई पार्टी रखनी हो तो मेरे घर पर ही रख लिया करो, मुझे भी तुम लोगों के साथ अच्छा लगता है। और फिर इतना बड़ा घर खाली ही तो पड़ा हुआ है, इससे अच्छा उपयोग हो तो और क्या चाहिए। किट्टी पार्टी की सारी महिलाएं जोश में आ गई थी और फिर पूरे उत्साह के साथ न्यू ईयर का प्रोग्राम बनाने लगी। उधर रिशु और रूबी माँ के मना कर देने से परेशान हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। खाना पकाने के लिए उन्होंने सोचा कि किसी हलवाई को बुला लेते हैं, तो नए साल के दिन के लिए भी कोई हलवाई नहीं मिल रहा था। इस समस्या का कोई समाधान उन्हें मिलने पर नहीं आ रहा था। वह दोनों अगले ही दिन सुबह सुबह ही सुशीला जी को लेने के लिए उनके घर पहुंच गए। घर के अंदर पहुंचकर देखा तो घर पर एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद इंतजार करने के बाद सुशीला जी और पिंकी घर पहुंच गए। अपनी माँ को ट्रैक सूट में देखकर रूबी तो उन्हें देखती ही रह गई। रिशु ने पूछा, माँ आप सुबह सुबह कहाँ गई थी? बेटा मैं रोज सुबह ही योगा क्लास जाती हूँ, इससे मैं अपने आप को थोड़ा सा फिट रख देती हूँ और फिर मेरा दिल भी बहल जाता है। कहते हुए सुशीला जी घर का ताला खोलकर और उन्हें अंदर ले गई। घर के अंदर जाते ही रिशु कहने लगा, माँ अब कोई बहाना नहीं चलेगा, आप इस नए साल पर हमारे साथ ही रहेंगी। आप अपने 2 दिन का सामान पैक कर लीजिएगा। नहीं नहीं बेटा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि इस नए साल पर मेरा प्रोग्राम पहले ही बना हुआ है। इस उम्र में आपका क्या प्रोग्राम हो सकता है, अकेली ही तो हो आप। रिशु गुस्से से बोला और कहने लगा। सुशीला जी बोली, नहीं बेटा अब मैं अकेली बिल्कुल नहीं हूँ, बहुत से लोगों का साथ है मेरे पास। अपनी किट्टी की फ्रेंड के साथ मेरी नए साल की पार्टी है तो मैं उसी में बिजी रहूंगी। नए साल की पार्टी का नाम सुनते ही रूबी का मुंह खुला का खुला रह गया और रिशु गुस्से में बोला, माँ आप यह सब क्या कर रही हैं और आप क्या कर रही हैं, क्या आपको पता भी है? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? इस उम्र में पार्टी जो मना रही हैं वह भी पिताजी के चले जाने के बाद, कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता। इस उम्र में आप यह क्या करने चली हैं? सुशीला जी कहने लगी, अरे बेटा उम्र के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं सोचना भूल ही गई थी। किसी समय फुर्सत मिलेगी तो सोचूंगी जरूर इस बारे में भी, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है यह सब सोचने के लिए। अभी तो मैं केवल इतना ही चाहती हूँ कि मेरी भी अपनी जिंदगी है जिसे मैंने अभी अभी जीना शुरू किया है और मैं इसे किसी के घर की नौकरानी बनकर यूं ही जाया नहीं कर सकती। और फिर तुमसे किसने कह दिया कि इस उम्र में मैं नए साल की पार्टी नहीं कर सकती? मेरी अपनी भी कुछ इच्छाएं हैं और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा? इतना सुनते ही विशु और रूबी के पसीने छूट गए। फिर विशु पूछने लगा, लेकिन माँ नए साल पर तो आपको अपनों के साथ ही रहना चाहिए ना कि औरों के साथ। इस मौके पर आप हमसे दूर रहेंगी, हमें यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सुशीला जी कहने लगी, दूर तो तुमने मुझे बहुत पहले ही कर दिया था बेटा, अब तो मुझे इस बात की भी आदत हो गई है। और अगर अपने लोगों की बात कर रहे हो तो मेरे पास पिंकी है, अपनों से भी ज़्यादा ख्याल रखती है वह मेरा। अभी उनकी यह सभी बातें चल ही रही थी कि डेकोरेशन वाले भी सुशीला जी के घर पर सजावट करने के लिए आ गए। उन सभी को देखकर रिशु कहने लगा, यह कौन है माँ? उन्हें देखकर रिशु और रूबी हक्के बक्के रह गए थे। माँ यह सब क्या हो रहा है? बेटा तुम्हें बताया था ना कि नए साल की पार्टी है, तो वह पार्टी मैंने घर पर ही रखी हुई है। माँ आप यह सब कैसे कर सकती हैं? आपने तो हमारे इस घर को हॉल बनाकर रख दिया है। रिशु गुस्से के साथ अपनी माँ से बोला। तो सुशीला जी कहने लगी, बेटा तुम शायद भूल रहे हो कि तुम इस घर को और मुझे बहुत पहले ही छोड़कर जा चुके हो। अब यह घर केवल मेरा ही है, मेरी जिंदगी पर और मेरे इस घर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही अधिकार है। इस घर में मुझे क्या करना है और क्या नहीं वह मैं ही तय करूँगी, तुम नहीं। अब मैं तुम लोगों के हाथ की कठपुतली बनने से इनकार करती हूँ। इतना कहते हुए सुशीला जी पार्टी की डेकोरेशन के लिए तैयारी करने लगी और अपनी तैयारी में इतनी व्यस्त हो गई कि वह यह भी भूल गई कि उनके बेटा बहू आए हैं। अपनी माँ से 2 टूक जवाब सुनकर रिशु और रूबी के चेहरे का रंग उड़ गया था। अब यह दोनों हैरानी से एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। अब उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करें। उन्होंने अपने घर में पार्टी भी शायद
यही सोचकर रखी थी कि खाना बनाने के लिए तो उनकी माँ है ही, और शायद इसी भरोसे रिशु ने अपने ऑफिस के सभी दोस्तों को भी और सभी लोगों को बिना कुछ सोचे ही न्यू ईयर की पार्टी के लिए इनविटेशन भी दे दिया था। लेकिन अब उनकी सारी योजना बेकार हो गई थी। इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी यह कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे।